डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो है सिंथेसिस ऑफ सिंपल पेप्टाइड्स। ठीक, मतलब पेप्टाइड्स की सिंथेसिस हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए कुछ मेथड्स हैं, डिफरेंट मेथड्स हैं, वो सब मैं आपको कराऊंगी ही। पर उससे पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि एक्चुअली क्या होता है कि पेप्टाइड की सिंथेसिस में कुछ पर्टिकुलर बस 3-4 स्टेप्स होते हैं, वही हम हर मेथड में यूज़ कर ले रहे हैं। बस हर मेथड में वो रिएजेंट्स अलग अलग हो जाते हैं, बाकी जो मेन मेथड है वो सेम रहता है। जैसे सबसे पहला स्टेप जो सिंथेसिस में होता है इसकी पेप्टाइड की, वो होता है कि प्रोटेक्शन ऑफ एमिनो या फिर कार्बोक्सिलिक ग्रुप। देखिए, कोई भी एमिनो एसिड अगर हम लें तो उसमें मैंने आपको बताया था एक साइड उसके एमिनो ग्रुप होगा और एक साइड पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा, तभी हम उसको एमिनो एसिड बोल रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर ये लिखा हुआ भी, जैसे ये ग्लाइसिन है, ठीक है। ग्लाइसिन में ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया और ये एमिनो ग्रुप हो गया। ये हमने एक एमिनो एसिड ले लिया एलानिन। एलानिन में यहाँ पर ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और ये एमिनो ग्रुप है। बस एमिनो ग्रुप को मैंने कुछ इस तरह से लिख दिया है, ठीक। तो इसी तरह के बहुत सारे एमिनो एसिड्स हैं जहाँ पर बस हमेशा होगा, सब में सेम बात रहेगी कि एक साइड एमिनो ग्रुप होगा और एक साइड कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा। हाँ, बीच के ग्रुप्स जो है वो चेंज, कार्बन चेन तो होगी, लेकिन कुछ और ग्रुप्स भी ऐड हो जाते हैं। अब तो हम जो ये वाला मतलब किसी भी एमिनो एसिड में अगर इस साइड अगर हम देखें तो हम इसको बोलते हैं एन एंड, यानी एन टर्मिनल। नाइट्रोजन लगा हुआ है यहाँ पर, तो हम इसको बोलेंगे एन टर्मिनल। और जो ये COH वाला एंड होता है, इसको हम बोल देते हैं सी टर्मिनल, ठीक है। या हम इसको कार्बन एंड बोल सकते हैं, इसको नाइट्रोजन एंड बोल सकते हैं, पर जनरली जो हम वर्ड यूज़ कर देते हैं वो हम बोल देते हैं कि ये एन टर्मिनल है और सी टर्मिनल। तो हर अमीनो एसिड में एन टर्मिनल और सी टर्मिनल तो होगा ही होगा। अब हम बात कर रहे हैं कि पेप्टाइड के सिंथेसिस में जो हम पहला स्टेप यूज़ करते हैं वो हम करते हैं प्रोटेक्शन ऑफ एमिनो या कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ये एमिनो और ये कार्बोक्सिल ग्रुप, तो इन दोनों में से किसी एक ग्रुप का हम प्रोटेक्शन करते हैं। अब यहाँ प्रोटेक्शन करने से क्या मतलब है, उस चीज़ को ज़रा हम समझ लेते हैं। देखिए, मान लीजिए हमें एक डाइपेप्टाइड बनाना है, और डाइपेप्टाइड कैसे बनेगा, जब दो एमिनो एसिड्स कंबाइन करेंगे। और सपोज हमने वो दो एमिनो एसिड ले लिए, एक तो हमने ले लिया ग्लाइसिन और दूसरा हमने ले लिया एलानिन, ठीक है। अब अगर इन दोनों की रिएक्शन होगी, कंडेंसेशन रिएक्शन होती है। कंडेंसेशन रिएक्शन क्या होती है, कंडेंसेशन रिएक्शन में दो मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन करके एक सिंगल मॉलिक्यूल बना लेते हैं, और इसमें एक सिंपल सा मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाता है। एलिमिनेट होने का मतलब निकल जाता है, यानी जैसे इस कंपाउंड की इस कंपाउंड के साथ रिएक्शन हुई और इन दोनों की रिएक्शन से ये कंपाउंड तो बन के आया, साथ ही साथ ये वाटर का एलिमिनेशन हो गया, यानी इसमें से वाटर निकल गया। तो जब दो कंपाउंड आपस में मिक्स होकर एक सिंगल कंपाउंड बनाते हैं और कुछ छोटे से या सिंपल से मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाते हैं, तो बस इस रिएक्शन को हम कंडेंसेशन रिएक्शन कहते हैं। तो ये जो एमिनो एसिड यहाँ पर जुड़ेंगे वो कंडेंसेशन रिएक्शन के थ्रू जुड़ते हैं, ठीक है। तो अगर हमें इन दोनों को आपस में रिएक्शन करानी है, यानी इनसे हमें डाइपेप्टाइड बनाना है, तो क्या होगा, इन दोनों की कंडेंसेशन रिएक्शन होगी। उस कंडेंसेशन रिएक्शन में क्या होगा, COOH से ये OH ग्रुप और NH2 से ये H, ये जो है रिमूव हो जाएगा, यानी H और OH मिलके क्या बना लेंगे, वाटर, और बाकी सब कुछ आपस में जुड़ जाएगा। यानी NH2 ऐसा ही रहा, CH2 ऐसा का ऐसा ही रहेगा, CO आपने यहाँ लिखा और यहाँ से लिखा NH, और जो ये CONH है इसी को हम बोल देते हैं पेप्टाइड लिंकेज या पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। तो जब भी एमिनो एसिड कंबाइन करते हैं हमेशा पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू आपस में जुड़ जाते हैं। तो ये दो एमिनो एसिड आपस में जुड़ गए, और जो कंपाउंड का जब हम, यानी ये जो डाइपेप्टाइड बना, डाइपेप्टाइड हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि दो एमिनो एसिड कंबाइन कर रहे हैं। अगर 3 एमिनो एसिड कंबाइन करेंगे तो ट्राइपेप्टाइड, ऐसे टेट्रा, और इस तरह से पॉलीपेप्टाइड बन जाता है, फिर प्रोटीन बन जाता है, ठीक है। तो नाम कैसे दे रहे हैं, हम इसका नाम देंगे इसका ग्लाइसिल एलानीन, क्योंकि यहाँ हमने ग्लाइसिन लिया है और एलानीन लिया है। तो जो हमारा पहले, यानी जिसका हमें एन टर्मिनल दिखाई दे रहा है, एन टर्मिनल इसी का तो बचा हुआ था, इसका एन टर्मिनल तो कंबाइन कर गया इसके साथ, ठीक है। तो जो जिसका एन टर्मिनल हमें दिखाई दे रहा है, या जो स्टार्टिंग में जो हमारा एमिनो एसिड है, उसमें हम क्या करते हैं, ये ग्लाइसिन नाम था, बस इसका INE, यहाँ से INE रिमूव करके इसकी जगह YL लगा देते हैं।
तो ये ग्लाइसिल हो गया और इसका नाम हम एज इट इज लिखते हैं। तो जितने भी एसिड्स हम शुरू के लिखेंगे उन सब में INE हटाकर YL लगा देते हैं और बाकी लास्ट वाले को हम एज इट इज लिख देते हैं। तो इस तरह से हम नेमिंग कर देते हैं इसकी। हालांकि नॉमेनक्लेचर आपके यहाँ सिलेबस में नहीं है, पर फिर भी मैं थोड़ा सा बता दिया। तो इसका नाम हो जाएगा ग्लाइसिल एलानिन। ठीक है। अच्छा, आजकल जो हम नाम लिखते हैं, जो अब मॉडर्न तरीका हो गया, वो हम इस तरह से लिखते हैं कि बस इसके शुरू के 3 लेटर ले लिए और इसके भी शुरू के 3 लेटर ले लिए, ALA, इस तरह से। और बल्कि अब तो खाली एक जिसकी भी जो भी आवाज़ आपको दिखाई दे रही, जैसे ग्लाई में G आवाज़ दे रहे हैं तो इसको G, और एलानिन में A से हमें शुरू करें तो खाली A, इस तरह से भी कुछ चल पड़ा है। तो हमारे यहाँ तो सिर्फ इतना ही है कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, कि ग्लाइसिन को पूरा ना लिख के बस GLY और ALA। ठीक, तो ये हमारा एक डाइपेप्टाइड बना। लेकिन पॉसिबिलिटी ऐसी भी है कि ज़रूरी नहीं है कि ग्लाइसिन का कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एलानिन का एमिनो ग्रुप आपस में कंबाइन करे। ऐसा भी हो सकता है कि एलानिन का कार्बोक्सिलिक ग्रुप और ग्लाइसिन का एमिनो ग्रुप आपस में कंबाइन करें, तभी भी रिएक्शन सेम ही होगी, वाटर ही निकलेगा यहाँ पर भी। लेकिन अब की बार क्या होगा, एलानिन पहले हो जाएगा और ग्लाइसिन बाद में। तो अब जो डाइपेप्टाइड का नाम आएगा वो हो जाएगा एलानिल ग्लाइसिन। तो ये दोनों जो डाइपेप्टाइड है वो डिफरेंट है। ठीक है, एक में हमने ग्लाइसिन का कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एलानिन का NH2 ग्रुप लिया है, दूसरी रिएक्शन में हमने एलानिन का कार्बोक्सिलिक ग्रुप और ग्लाइसिन का एमिनो ग्रुप लिया है। ठीक, इसी तरह से ऐसा भी हो सकता है कि ग्लाइसिन का ये मॉलिक्यूल ग्लाइसिन के दूसरे मॉलिक्यूल से कंबाइन करे। रिएक्शन मिक्सचर में तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, तो हो सकता है ग्लाइसिन का ये मॉलिक्यूल ग्लाइसिन के ही दूसरे मॉलिक्यूल से कंबाइन करे, तब जो डाइपेप्टाइड बनेगा वो बनेगा ग्लाइसिल ग्लाइसिन। ठीक है, क्योंकि वहां पर दोनों ही हमने ग्लाइसिन के मॉलिक्यूल लिए हैं कि ग्लाइसिन का कार्बोक्सिलिक एंड और दूसरे ग्लाइसिन मॉलिक्यूल का एमिनो एंड आपस में कंबाइन करेंगे। देखिए, अगर हम यहीं पर मैं रिएक्शन दिखाना चाहूँ तो ये अगर मैं यहाँ हटा दूँ, इसको मैं CH2 लिख दूँ तो ये ग्लाइसिन का मॉलिक्यूल बन जाएगा। ठीक है ना। तो ऐसे ही यहाँ पर ग्लाइसिन कैसे लिख सकते हैं, ये CH3 हटाया, यहाँ पर CH2 लिख दो। और ठीक ऐसी एक और पॉसिबिलिटी भी है कि एलानिन का एक मॉलिक्यूल दूसरे एलानिन के मॉलिक्यूल से कंबाइन करे और हमारे पास एलानाइन बन जाए। ठीक है, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जब हम 2 एमिनो एसिड को कंबाइन कराएं तो हमारे पास 4 टाइप के डाइपेप्टाइड बन सकते हैं। 2 तो आपके सामने हैं ही, और 2 मैं जो आपको बता रही हूँ कि ग्लाइसिन ग्लाइसिन से कंबाइन करे और एलानिन एलानिन से कंबाइन करे। अब सपोज हमें यही बनाना है, हमें बाकी तीनों बनाने ही नहीं है। हम ये चाहते हैं कि वो बाकी तीनों आपस में मतलब उन तीनों का फॉर्मेशन ना हो। यानी हमारा जो डिज़ायर्ड प्रोडक्ट है, डिज़ायर्ड प्रोडक्ट मतलब जिसको कि हम चाहते हैं कि सिर्फ ये बन के आए। तो जब ये बन के आए तो ये कब बन सकता है, जब ये वाली रिएक्शन ना हो। ठीक है ना, और जब ये वाली रिएक्शन ना हो, या फिर ग्लाइसिन और ग्लाइसिन दोनों आपस में मिल रहे थे तो ग्लाइसिन का ये कार्बोक्सिल ग्रुप दूसरे ग्लाइसिन के इस एमिनो ग्रुप से ना जुड़ पाए। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें करना पड़ेगा कि ग्लाइसिन के इस एमिनो ग्रुप को हम प्रोटेक्ट कर देंगे। प्रोटेक्ट करने का मतलब क्या होगा कि हम किसी ऐसे रिएजेंट से इसका कॉम्बिनेशन कराएंगे जो रिएजेंट यहाँ जाकर जुड़ जाएगा। तो जब वो यहाँ जाकर जुड़ जाएगा तो अब अगर ग्लाइसिन, मान लीजिए ग्लाइसिन हमने यहाँ ले लिया, सपोज ये H2N CH2 और COH लिख दूं, और सपोज मैं कोई प्रोटेक्टिंग ग्रुप, मैं अभी ग्रुप का नाम नहीं बता रही हूँ आपको, सपोज ये एक प्रोटेक्टिंग ग्रुप है, इसके साथ इसका कंबाइन कराऊं। जब ये कंबाइन कराऊं और ये प्रोटेक्टिंग ग्रुप हम ऐसा लेते हैं जो एमिनो एंड पर ही अटैक करेगा। ठीक है, तो इसके यहाँ से कोई कॉम्बिनेशन नहीं होगा, इसका सिर्फ यहाँ पर कॉम्बिनेशन। तो जो इनके कॉम्बिनेशन से प्रोडक्ट बन के आएगा वो कुछ इस तरह से बनेगा कि ये प्रोटेक्टिंग ग्रुप लग जाएगा, यहाँ NH लग जाएगा, ये CH2 और ये COH। तो अब क्या होगा, अब इस ग्लाइसिन की रिएक्शन हम इस एलानिन से करा सकते हैं आराम से, तो ये वाला प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा। लेकिन अगर ये वाली रिएक्शन होनी चाहे तो नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि एलानिन तो ठीक है हमारे पास एज इट इज है, लेकिन ग्लाइसिन अब ऐसा हो गया है, और ऐसा हो गया है क्योंकि यहाँ पर इसका हाइड्रोजन निकल के आ रहा था और इसका OH हो रहा था, तो अब ये हाइड्रोजन तो यहाँ अवेलेबल ही नहीं है, तो इसलिए रिएक्शन अब ये वाली नहीं हो पाएगी, सिर्फ यही वाली रिएक्शन होगी।
तो कहने का मतलब ये है, तो प्रोटेक्शन कर दिया हमने कि NH2 जो है अब इसके कार्बोक्सिलिक एंड से रिएक्ट नहीं कर पाएगा। तो जो वो नहीं कर पाना हुआ वो कैसे पॉसिबल हुआ, जब हमने इस NH2 ग्रुप की किसी प्रोटेक्टिंग ग्रुप से या किसी रिएजेंट से, जिस रिएजेंट से रिएक्शन कराई, क्योंकि उसने इस नाइट्रोजन ये जो NH2 ग्रुप को प्रोटेक्ट कर लिया, इसलिए हम इसको प्रोटेक्टिंग ग्रुप बोल दे रहे हैं। और हम इसको प्रोटेक्शन बोल दे रहे हैं इस नाइट्रोजन एंड का या एंड टर्मिनल का, क्योंकि अब ये इसके इस वाले एंड से रिएक्ट नहीं कर पा रहा। तो ये होता है प्रोटेक्शन। तो ये तो हमने करा अमीनो ग्रुप का प्रोटेक्शन। ऐसे ही हम कार्बोक्सिलिक एंड का भी प्रोटेक्शन कर सकते हैं, पर क्योंकि आपके सिलेबस में खाली एमिनो ग्रुप का प्रोटेक्शन है तो उसी बेसिस पर हमने मेथड्स जो है यहाँ पर यूज़ किए हुए हैं। तो सिंथेसिस ऑफ पेप्टाइड में सबसे पहला जो स्टेप होता है वो हम करते हैं प्रोटेक्शन ऑफ ग्रुप। तो प्रोटेक्शन ऑफ एमिनो ग्रुप क्योंकि हम पढ़ रहे हैं तो हम यहाँ करेंगे प्रोटेक्शन ऑफ एमिनो ग्रुप। अब इस प्रोटेक्शन करने के लिए जो हम ये डिफरेंट रिएजेंट यूज़ कर लेते हैं, वो कई तरह के रिएजेंट्स हो सकते हैं। हर मेथड में अलग अलग तरीके का यूज़ किया, जैसे कार्बो बेंजाइलॉक्सी क्लोराइड आप यूज़ कर सकते हैं, थैलिक एनहाइड्राइड यूज़ कर सकते हैं, ट्राईफ्लोरो एसिटिक एनहाइड्राइड यूज़ कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे हैं इसी तरह से। और अगर हमें सी टर्मिनल को प्रोटेक्ट करना है तो हम ज़्यादातर बेंजाइल एस्टर यूज़ कर लेते हैं, पर सी टर्मिनल का प्रोटेक्शन नहीं है तो इसलिए मैं वो नहीं बता रही हूँ। ठीक, तो पहला स्टेप यहाँ पर पेप्टाइड सिंथेसिस में क्या हुआ, प्रोटेक्शन। और किसका प्रोटेक्शन हम करें, दोनों ग्रुप का कर सकते हैं, लेकिन हम एमिनो ग्रुप का पढ़ेंगे, तो प्रोटेक्शन ऑफ एमिनो ग्रुप। ठीक है, सेकंड स्टेप में क्या होगा, सेकंड स्टेप में होगा एक्टिवेशन ऑफ अनप्रोटेक्टेड ग्रुप। एक्टिवेशन ऑफ अनप्रोटेक्टेड ग्रुप से क्या मतलब है, ये तो हमने प्रोटेक्शन करा दिया फर्स्ट स्टेप में। सेकंड स्टेप में क्या कराएंगे, इसी एमिनो एसिड के इस वाले ग्रुप को हम एक्टिवेट कर देंगे। मैंने बोला एक्टिवेशन ऑफ अनप्रोटेक्टेड, यानी जिसको हमने प्रोटेक्ट नहीं किया है उसको हम एक्टिवेट करेंगे। क्यों एक्टिवेट करेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, आप रिएक्शन देख रहे हैं, कंडेंसेशन रिएक्शन से यहाँ पर पेप्टाइड लिंकेज बन के आ रहा है। तो ये पेप्टाइड लिंकेज बहुत ईजिली बन जाए, जितना ईजिली बन जाएगा उतना ईजिली ये डाईपेप्टाइड फॉर्म होगा। तो सिर्फ इसको एक्टिवेट कराने का रीज़न ये है ताकि ये पेप्टाइड लिंकेज बनने में आसानी हो जाए। और इसको एक्टिवेट कराने का क्या तरीका है, या तो हम इसे एस्टर में चेंज कर दें इस ग्रुप को, ठीक है, तो यानी ये एसिडिक ग्रुप है तो अल्कोहल से रिएक्शन करा देंगे तो ये एस्टर ग्रुप में चेंज हो जाएगा, या फिर हम इसे किसी एसिड क्लोराइड में चेंज कर दें। ठीक है, तो ये हम कहेंगे कि हमने इसको एक्टिवेट कर दिया है। एक्टिवेट क्यों किया, ताकि ये पेप्टाइड लिंकेज जो है वो ईजिली फॉर्म हो सके। तो ये सेकेंड जो स्टेप हो गया, वहाँ पर हमने क्या करा, एक्टिवेशन किया। ठीक है, फिर थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, हम कंडेंसेशन कराएंगे। कंडेंसेशन मतलब जब हमने इसको एक्टिवेट कर लेंगे तो इसकी रिएक्शन हम दूसरे एमिनो एसिड से कराएंगे, वो होती है हमारी कंडेंसेशन रिएक्शन। यानी कि अब हमें दोनों एमिनो एसिड को आपस में जोड़ना है, और जोड़ते हुए कुछ सिंपल मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एलिमिनेट होते हैं। जनरली एमिनो एसिड जब दो कंबाइन करते हैं या तीन कंबाइन करते हैं, या पॉलीपेप्टाइड जब बनता है, तो जनरली वाटर का मॉलिक्यूल जो है एलिमिनेट होता है। तो थर्ड पॉइंट हमारा हो जाएगा कंडेंसेशन। फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे, तो जब दोनों मॉलिक्यूल मिल जाएंगे हमारे, फिर हमें क्या करना है, बस इस प्रोटेक्टिंग ग्रुप को हमें निकाल लेना है, यानी इसका हमें करना है रिमूवल। और इस रिमूवल करने के लिए भी हम डिफरेंट रिएजेंट्स यूज़ करते हैं। तो ये मुश्किल से 3-4 स्टेप्स होते हैं जो हम हर पेप्टाइड सिंथेसिस में यूज़ करेंगे। पर हमारे पास जितने भी मेथड्स हैं, अलग अलग मेथड्स हैं, उन अलग अलग मेथड्स में सिर्फ चेंज इतना है कि वहाँ पर प्रोटेक्शन का तरीका या रिमूवल का तरीका या उसको एक्टिवेट कराने का तरीका, मेथड्स जो है वो अलग अलग हमने रिएजेंट्स यूज़ किए हुए हैं। पर मेन स्टेप्स जो होते हैं वो हमारे यही 4 स्टेप्स होते हैं कि पहले प्रोटेक्शन कराएंगे एमिनो ग्रुप का, या फिर हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप का भी करा सकते हैं। ठीक है, या फिर हम एक्टिवेशन कराएंगे अनप्रोटेक्टेड ग्रुप का, फिर हम कंडेंसेशन कराएंगे और फिर हम रिमूवल करेंगे इस प्रोटेक्टिंग ग्रुप को। तो ये मेन हमारे 4 स्टेप्स थे। ठीक है, अब हम देखेंगे इसमें हम कौन कौन से मेथड्स यहाँ पर यूज़ करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले है इसमें फिशर्स मेथड। ठीक, अब फिशर्स मेथड में हम क्या करते हैं, सबसे पहले वही स्टेप 1 है, 1 एमिनो एसिड इज टेकन एज एस्टर। हम इसमें एक एमिनो एसिड को एस्टर की फॉर्म में लेंगे। एस्टर की फॉर्म में कैसे ले सकते हैं, एस्टर के लिए हमने क्या करना है, देखिए हमारे पास क्या है, अगर सपोज मैं इसी की बात करूं, जैसे हमने ये इथाइल ग्लाइसिनेट ले रखा है, यानी ग्लाइसिन का एस्टर ले रखा है। तो ग्लाइसिन का एस्टर कैसे बन सकता है, ये CH2 है, ये COH, ये हमारा ग्लाइसिन हो गया। इसकी रिएक्शन अगर हम करा दें C2H5OH यानी इथाइल अल्कोहल से करा दें, तो क्या होगा, यहाँ से ये OH ग्रुप
और यहाँ से ये H वाटर जो है निकल जाएगा और इस CO के आगे ये OC2H5 जो है वो जुड़ जाएगा। तो यानी हमारा ग्रुप जो बनेगा तो उसमें क्या होगा कि ये CH2 COO और C2H5, ठीक है। तो ये यहाँ पर इथाइल एस्टर जो है बन गया। तो यही मैंने यहाँ पर रिएक्शन लिख दी HNH CH2 COO C2H5। तो ये एस्टर बन गया है। तो इसको इस एस्टर का नाम हम कैसे दे सकते हैं? इथाइल ग्लाइसिनेट, ठीक है। अच्छा, अब इसकी रिएक्शन, इसको हमें इसका, क्योंकि हमने इसको ऑलरेडी समझ लीजिए हमने एक्टिवेट कर लिया है इसके कार्बोक्सिलिक एंड को। अच्छा, फिर हम क्या कर रहे हैं, जो इसका एमिनो ग्रुप है उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो 1 एमिनो एसिड इज टेकन एज एस्टर एंड इट्स एन एंड यानी नाइट्रोजन एंड इज प्रोटेक्टेड बाय रिएक्टिंग विद पैराटोलुइन सल्फोनिल क्लोराइड। तो पैराटोलुइन सल्फोनिल को हम टॉसाइल ग्रुप भी बोल देते हैं। तो एक्चुअल में इसका नाम हो जाएगा टॉसाइल क्लोराइड, और पूरा नाम अगर आपको लिखना हो तो ये है पैराटोलुइन सल्फोनिल क्लोराइड। ये इतना पोर्शन हमारा टोलुइन होता है। टोलुइन, इसमें पैरा पोजीशन पर यहाँ पर सल्फोनिल क्लोराइड लगा हुआ है, तो इसलिए इसका नाम हो गया पैराटोलुइन सल्फोनिल क्लोराइड। तो जो ये इतना पोर्शन है इसको हम टॉसाइल ग्रुप बोल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम प्रोटेक्शन कर रहे हैं वो टॉसाइल क्लोराइड की हेल्प से कर रहे हैं। तो टॉसाइल क्लोराइड की रिएक्शन हम इसके ग्लाइसिन के एस्टर से करा देंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से Cl और ये HCl निकल जाएगा और बाकी जितना भी ये बचा हुआ है वो सब आपस में जुड़ जाएगा। तो SO2 के बाद सीधा हम NH लिख देंगे। तो SO2 NH और ये, तो ये क्या बन गया हमारा, ये बन गया N प्रोटेक्टेड एस्टर, ठीक। अब स्टेप 2 में क्या कराएंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर प्रोटेक्शन भी करा लिया और इस ग्रुप को एक्टिवेट भी कर दिया, तो अब हमारे सीधा हमें कंडेंसेशन कराना है दूसरे एमिनो एसिड के मॉलिक्यूल से। तो यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं स्टेप 2 में, नाइट्रोजन प्रोटेक्टेड एस्टर इज कंडेंस्ड विद एस्टर ऑफ सेकंड एमिनो एसिड मॉलिक्यूल। यहाँ पर हमने क्या ले रखा है, सेकंड एमिनो एसिड मॉलिक्यूल का भी एस्टर ले लिया, ठीक है। फिर हमने इस N प्रोटेक्टेड एस्टर की रिएक्शन एलानीन, यहाँ पर हमने दूसरा एमिनो एसिड लिया था तो उसका एस्टर जो बनेगा वो इथाइल एस्टर ऑफ एलानीन मैंने यहाँ पर लिख ही रखा है। तो फिर आपने क्या करना है, बस दोनों का कंडेंसेशन कराना है, रिएक्शन हो जाएगी दोनों के बीच में। और दोनों के बीच रिएक्शन से क्या निकल रहा है, यहाँ से तो निकल जाएगा C2H5O और यहाँ से निकल जाएगा H। ये NH2 को मैंने HNH लिख दिया ताकि रिएक्शन को समझने में आसानी हो, बस और कुछ नहीं है। आप NH2 भी लिख सकते हैं, तो ये याद करना थोड़ा ईजी रह जाता है। तो ये यहाँ से इथाइल अल्कोहल निकलेगा और ये जितना भी मॉलिक्यूल है सब आपस में जुड़ जाएगा। बस आपने जितना ये ब्लैक वाला ये निकाल देना, बाकी सबको आपको जोड़ देना है। तो अब जो यहाँ पर ये CONH बॉन्ड आया, इसी को हम बोल देते हैं पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज, क्योंकि ये दो एमिनो एसिड जब कंबाइन करें तो उसके कॉम्बिनेशन से हमारे पास CONH बॉन्ड आ गया। तो इसी को हम पेप्टाइड लिंकेज या पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। तो इस तरह से हमारा ये डाई पेप्टाइड बन जाएगा, या हम इसको N प्रोटेक्टेड डाई पेप्टाइड बोलेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं N प्रोटेक्टेड डाई पेप्टाइड, ठीक है। तो हमारा डाईपेप्टाइड बन गया। और स्टेप 3 क्या होगा, बस इस प्रोटेक्टिंग ग्रुप को हमें निकाल लेना है, वापस से रिमूव कर लेना है। और वो रिमूव करने का क्या तरीका है, द प्रोटेक्टेड ग्रुप यानी दैट इज टॉसाइल ग्रुप इज नाउ रिमूव्ड बाय वार्मिंग विद HI विच हैज नो इफेक्ट ऑन पेप्टाइड बॉन्ड। यहाँ पर हम एक ऐसा रिएजेंट यूज करते हैं जो इस पेप्टाइड लिंकेज को ना तोड़े, क्योंकि अगर पेप्टाइड लिंकेज टूट गया तो हमारा तो पेप्टाइड ही खत्म हो गया। तो इसलिए हम ऐसा रिएजेंट यूज करेंगे जो पेप्टाइड बॉन्ड को हार्म ना पहुंचाए और पूरा हमारा डाई पेप्टाइड जो है बस प्रोटेक्टिंग ग्रुप निकल जाए और हमें डाई पेप्टाइड जो है वो एज इट इज मिल जाए, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये सब मैकेनिज्म नहीं बताई है आपको कि कैसे ये HCl निकल रहा है, क्योंकि मैकेनिज्म आपके यहाँ सिलेबस में नहीं है। तो आपको सिर्फ याद करना है कि कौन कहाँ पर क्या क्या चीज़ निकल रही है। और ये जो इतना बड़ा आपको देखने में लग रहा होगा कि हम कैसे याद करेंगे, तो इसको आपको यहाँ याद करना है क्या चीज़ निकली है, बस वो आपको ध्यान होनी चाहिए और फिर सब कुछ जोड़ के आपको लिखना है। तो ये रटने की ज़रूरत नहीं है जो प्रोडक्ट बन रहे हैं, आपको बस मेन पता होना चाहिए कि ये फार्मूलाज आपको पता होने चाहिए। अगर ये फार्मूला पता होंगे तो फिर आप आराम से इस रिएक्शन को लिख सकते हैं। अच्छा, तो ये हम प्रोटेक्शन का आप देखेंगे क्या, प्रोटेक्टिंग ग्रुप को हमने कैसे रिमूव किया। तो यहाँ पर HI के साथ रिएक्शन कराई, तो यहाँ पर क्या होगा, ये चीज़ यहाँ से ब्रेक होगा, ये ब्रेक होगा और यहाँ से हमारा यहाँ पर ब्रेकेज होगा। तो यहाँ पर तो H जुड़ जाएगा और यहाँ OH हो जाएगा, तो ये तो COOH हो जाएगा और ये C2H5OH अलग हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर सल्फर के साथ हाइड्रोजन जुड़ जाएगी, तो ये पैरा मिथाइल थायोफिनॉल और इस NH के इस नाइट्रोजन के साथ एक और H जुड़ेगा तो NH2।
आ जाएगा। तो ये पूरा का पूरा हमारा एक डाईपेप्टाइड जो है यहाँ पर बन के आ गया, और जितना ये ऑक्सीजन है और बाकी की जो हाइड्रोजन है वो वाटर बन के यहाँ पर निकल जाती है। तो इस तरह से ये डाईपेप्टाइड हमारा बन जाएगा। इस डाईपेप्टाइड का फिर से आप नाम भी दे सकते हैं, वही जैसे मैंने आपको भी बताया था, क्योंकि ग्लाइसिन और एलानीन से मिलकर ये बना है, तो ग्लाइसिल एलानीन हम इसको बोल सकते हैं, या GLYALA आप शॉर्ट में भी इसको लिख सकते हैं। ठीक, तो ये था हमारा फिशर्स मेथड। अब नंबर सेकंड मेथड है इसमें बर्ग्समैन मेथड। बर्ग्समैन मेथड में क्या करेंगे हम, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, ये डिफरेंट मेथड्स में बस ये प्रोटेक्टिंग ग्रुप जो है डिफरेंट ले रहे हैं, और रिमूवल हम अलग तरीके से कर ले रहे हैं इसका। जैसे यहाँ पर जो प्रोटेक्टिंग ग्रुप हमने लिया हुआ है दैट इज बेंजाइल क्लोरोफॉर्मेट। तो एमिनो ग्रुप ऑफ ग्लाइसिन इज प्रोटेक्टेड बाय ट्रीटमेंट विद बेंजाइल क्लोरोफॉर्मेट। तो ये हमारा बेंजाइल क्लोरोफॉर्मेट है, ये ग्लाइसिन है ही हमारा, बस रिएक्शन में क्या होना है, ये HCl यहाँ से निकल जाएगा, बाकी सब आपस में जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर भी ये CONH बॉन्ड बन के आ रहा है, लेकिन ये पेप्टाइड लिंकेज नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। जब दो एमिनो एसिड कंबाइन करेंगे बस वहीं पर पेप्टाइड लिंकेज होता है, ये कोई पेप्टाइड लिंकेज नहीं माना जाएगा। तो इसका नाम हो जाएगा कार्बोबेंजॉक्सीग्लाइसिन। ठीक, अब स्टेप 2 में क्या करेंगे, ये जो हमारी ग्लाइसिन प्रोटेक्ट हो गई है, अब इसका COH वाला पार्ट एक्टिवेट करेंगे हम। तो द प्रोटेक्टेड ग्लाइसिन इज कन्वर्टेड टू द कॉरस्पॉन्डिंग एसिड क्लोराइड। मैंने आपको बताया भी था कि इस ग्रुप को अगर हमें एक्टिवेट करना हो या इस एंड को एक्टिवेट करना हो, तो या तो हम एसिड क्लोराइड में या फिर हम एस्टर में इसको चेंज कर लेते हैं। तो एसिड क्लोराइड बाय ट्रीटमेंट विथ थायोनिल क्लोराइड, तो इसकी रिएक्शन हम थायोनिल क्लोराइड से अगर हम करा दें तो यहाँ पर एसिड क्लोराइड जो है वो फॉर्म होके आएगा। देखिए कैसे, ये हमने कार्बोबेंजॉक्सीग्लाइसिन लिया और थायोनिल क्लोराइड होगा SOCl2। और देखिए जब भी कभी COH ग्रुप SOCl2 से कंबाइन करता है तो हमेशा HCl और सल्फर डाइऑक्साइड निकलती ही निकलती है, और COOH की जगह COCl हो जाता है। तो बस इसमें कहीं कोई चेंज नहीं है, सिर्फ COH की जगह COCl हो गया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, SOCl2 की रिएक्शन में ये दोनों हमेशा निकलते हैं और COH का COCl हो जाता है अगर यहाँ पर COH ग्रुप है तो। ठीक, तो ये एसिड क्लोराइड बन गया यहाँ पर। अच्छा, अब स्टेप 3 में हम क्या कर रहे हैं, ये एसिड क्लोराइड को अब हम कंडेंस कराएंगे। हमने एक्टिवेट तो करा ही लिया इसे, अब हम कंडेंसेशन कराएंगे दूसरे एमिनो एसिड के साथ। तो हमने दूसरा एमिनो एसिड यहाँ पे एलानीन ले लिया, आप इसका नाम यहाँ पर लिख सकते हैं, ये है एलानीन, और ये तो हमारा ये एसिड क्लोराइड है ही। तो बस इनकी रिएक्शन में भी क्या होगा, एलानीन, और इसमें एलानीन में यहाँ पर H निकलेगा और यहाँ से Cl। ज़्यादातर देखेंगे आप रिएक्शन बिल्कुल सेम है, आप खुद से जितनी बार प्रैक्टिस लिख के प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको इजीली याद होगा और आप निकाल पाएंगे ये मॉलिक्यूल अपने आप से। और जब आपको ये मॉलिक्यूल निकालना आ जाएगा ना, तो फिर आपको तो सब कुछ जोड़ना ही रह जाएगा बस। फिर तो बहुत ईजी है ये मेथड, देखने में बहुत लेंदी लगते होंगे लेकिन वैसे बहुत ईजी है। तो लिख के मैं आपको कहूँगी कि आप लिख के जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है आपको, जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे, क्योंकि हो सकता है कन्फ्यूजिंग हो, आपको याद करने में परेशानी हो कौन सा प्रोटेक्टिंग ग्रुप हमें किस मेथड में यूज़ करना है, तो उसके लिए रिवीजन बहुत ज़रूरी है। तो अब हमारे पास ये कंडेंसेशन प्रोडक्ट जो बन के आया हमारा, बस हमें इसमें से प्रोटेक्टिंग ग्रुप को रिमूव करना है। और यहाँ पर प्रोटेक्टिंग ग्रुप को रिमूव करने का तरीका है रिडक्शन। रिडक्शन हम करा रहे हैं प्लैटिनम की प्रेजेंस में। रिडक्शन में क्या होगा, सिर्फ हाइड्रोजन हमें देने हैं। रिडक्शन का मतलब होता है हाइड्रोजन का एडिशन। तो यहाँ पर क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, एक हाइड्रोजन तो यहाँ जुड़ जाएगा, तो ये तो टॉलुइन बन जाएगी। फिर क्या होगा, ये CO2 यहाँ से यानी कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी। यहाँ पर ब्रेकेज हुआ तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन जुड़ेगा, तो बस ये हाइड्रोजन यहाँ जुड़ा और एक हाइड्रोजन हमारा यहाँ जुड़ा था, तो बस दो हाइड्रोजन यहाँ जुड़े और ये CO2 जो है निकल गई, तो हमारे पास ग्लाइसिल एलानीन बन के आया। तो ये हमारा था दूसरा मेथड, बर्ग्समैन मेथड। अच्छा, अब हम लेते हैं थर्ड मेथड, कर्टियस मेथड। इसमें हम प्रोटेक्टिंग ग्रुप क्या यूज़ करते हैं, सबसे पहला काम तो हमारा प्रोटेक्शन का है। इसमें हमने ले लिया बेंजॉइल क्लोराइड, और बेंजॉइल क्लोराइड का रिएक्शन होने में क्या हो जाएगा, सिंपल यहाँ पर जो होता है ये HCl जो है निकल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये HCl को रिमूव कर सकते हैं। चाहे तो आप एरो के ऊपर -HCl लिख सकते हैं, यहाँ प्लस करके HCl लिख सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी हो वैसे। तो ये हमारे पास बन जाएगा बेंजॉइल ग्लाइसिन। फिर हम क्या करेंगे, हम इस वाले एंड को एक्टिवेट करेंगे। तो प्रोटेक्टेड ग्लाइसिन इज कन्वर्टेड, कैसे एक्टिवेट करेंगे, इथाइल अल्कोहल से रिएक्शन करा दी, एस्टर में चेंज कर लिया, तो ये HOH निकल गया और यहाँ पर COC2H5 यानी वाटर निकल जाता है और हमारे पास ये OC2H5 में चेंज हो जाएगा। फिर स्टेप थर्ड में हम फिर से कंडेंसेशन कराएंगे एक
अच्छा हाँ, ये वाला तो कर्टियस मेथड में हम स्टेप थर्ड में क्या करा रहे हैं, दिस एस्टर इज कन्वर्टेड इनटू एसिड एजाइड बाय रिएक्टिंग विद हाइड्रोजीन फॉलोड बाय एक्शन ऑफ HNO2 एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। कर्टियस मेथड में ये एक स्टेप थोड़ा एक्स्ट्रा है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, इस एस्टर ग्रुप की रिएक्शन जो है हम हाइड्रोजीन से करा दे रहे हैं, और हाइड्रोजीन से रिएक्शन में क्या होगा, C2H5OH अलग हो जाएगा, यहाँ से ये C2H5 और यहाँ से सिर्फ एक H, तो इथाइल अल्कोहल निकल जाएगा, और यहाँ पर CO और ये NH और NH2, तो ये CO NH NH2, बाकी सब जो है वो बिल्कुल सेम है। फिर हम इसकी कंपाउंड की रिएक्शन HNO2 से कराएंगे। HNO2 से रिएक्शन कराने पर हमें यहाँ पर एजाइड फॉर्म होगा, ये एक नाइट्रोजन, ये एक नाइट्रोजन और ये एक नाइट्रोजन, ये तो N3 बना लेंगे, और बाकी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो होंगी वो आपस में मिलके वाटर बनाते हैं और वो रिमूव हो जाता है। तो ये हमारा बन जाएगा बेंजोइलेटेड ग्लाइसिल एजाइड, N3 एजाइड ग्रुप होता है। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और उसके बाद हम इसका कंडेंसेशन कराएंगे। स्टेप फोर्थ में द एसिड एजाइड इज कंडेंस विद सेकेंड अमीनो एसिड एस्टर। हमने एलानीन का भी यहाँ पर एस्टर ले लिया, और यहाँ पर जो दोनों का कंडेंसेशन हो रहा है, यहाँ पर निकल रहा है N3H यानी हाइड्रोजोइक एसिड, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोजोइक एसिड। ठीक है, तो यानी यहाँ से N3 और यहाँ से H, बस वो निकलना है, और बॉन्ड क्या बनेगा, CO, और यहाँ क्या बच जाएगा, NH। तो बस ये CO-NH बॉन्ड जो है वो हमारा पेप्टाइड लिंकेज बन गया, और उसके बाद लास्ट स्टेप में हमने जो प्रोटेक्टिंग ग्रुप लिया था बस उसको रिमूव करा लेंगे। और वो हम कैसे करा लेते हैं, इसकी हाइड्रोलिसिस करा के। तो हम इसकी जब हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो यहाँ पर जो ब्रेकेज होगी वो कुछ इस तरह से होती है, यहाँ पर H जुड़ेगा, यहाँ पर OH जुड़ेगा। ठीक है, फिर एक ब्रेकेज जो होगी यहाँ पर हो जाएगी, यहाँ पर H जुड़ेगा और यहाँ पर OH जुड़ेगा। तो देखिए ये क्या बना, C6H5COOH यानी बेंजोइक एसिड बन गया। ये हमारा डाइपेप्टाइड बन गया, यहाँ से यहाँ तक ये NH2 हो जाएगा, ये COOH हो जाएगा, और ये इथाइल अल्कोहल यहाँ पर रिमूव हो जाएगा। तो हाइड्रोलिसिस से हम इस ग्रुप को रिमूव कर सकते हैं, और वही हमारा डाइपेप्टाइड बन के आ गया ग्लाइसिल एलानीन, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा था कर्टियस मेथड। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट मेथड है शिहान्स मेथड। शिहान्स मेथड में फिर से हम ग्लाइसिन को, अमीनो एसिड को प्रोटेक्ट कराएंगे। अब की बार हम करा रहे हैं थैलिक एनहाइड्राइड से। थैलिक एनहाइड्राइड से कैसे कराएंगे, यहाँ से H2 और ये O ये निकल जाएगा, और बाकी सब जुड़ जाएगा आपस में, यानी इस कार्बन कार्बन से यहाँ पर नाइट्रोजन जो है जुड़ के आएगा, तो थैलोइल ग्लाइसिन बनेगी। थैलोइल ग्लाइसिन में अब हम क्या करेंगे, इस वाले पार्ट को प्रोटेक्ट कराएंगे विद द हेल्प ऑफ PCl5, यानी इसको हम एसिड क्लोराइड में चेंज करेंगे। तो PCl5 का जब भी कभी रिएक्शन होती है एसिड ग्रुप की, तो हमेशा POCl3 और HCl तो निकल जाता है, और COOH ग्रुप जो है COCl में चेंज हो जाता है, यानी एसिड ग्रुप जो है वो एसिड क्लोराइड में चेंज हो गया। अब जो ये एसिड क्लोराइड बन गया, फिर हम इसका कंडेंसेशन करा देंगे दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, एलानीन के। ठीक है, यानी हमने दूसरा एमिनो एसिड ले लिया, तो यहाँ से क्या निकल सकता है, HCl। हमेशा जब भी एसिड क्लोराइड होगा वो तो HCl ही निकालेगा, क्योंकि उसके पास Cl है यहाँ पर और इसके पास H है, तो HCl निकाला, तो ये CO और NH, तो ये जो CO-NH बॉन्ड बना ये हमारा पेप्टाइड लिंकेज बन गया यहाँ पर। तो ये हमारा फिर से नाइट्रोजन प्रोटेक्टेड डाइपेप्टाइड बन गया। अब इस ग्रुप को हमें फिर रिमूव कराना है, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बस हमें इस ग्रुप को रिमूव कराना है। रिमूव किससे कराएंगे, विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के साथ रिमूव कराते हैं तो ये बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाता है, और जब ये ब्रेक हो जाएगा तो यहाँ से ये जो NH2 को हम कैसे लिख सकते हैं, NH2 और ये NH2। ठीक है, तो ये दोनों नाइट्रोजन जो है इन दोनों कार्बन से जाकर जुड़ जाएंगे, और यहाँ से जो दो हाइड्रोजन निकलते हैं वो इस नाइट्रोजन से जाकर जुड़ जाते हैं, तो वो NH2 यहाँ जुड़ जाएगा, बाकी सब एज इट इज रहेगा, तो ये डाइपेप्टाइड बनेगा, और यहाँ पर खाली NH रह जाएगा, क्योंकि यहाँ से दो हाइड्रोजन जो है वो निकल चुके हैं। तो इस तरह से हम इसमें इसकी भी रिएक्शन करा सकते हैं। तो ये हमारा शिहान्स मेथड था, और अब इसमें आता है हमारा लास्ट मेथड। अब ये जो लास्ट मेथड है ये बाकी जो ऊपर वाले चार मेथड थे इनसे थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, क्यों डिफरेंट है, क्योंकि जो ऊपर के चार मेथड हमने पढ़े उससे हम छोटे छोटे पेप्टाइड्स तो बना सकते हैं, जैसे कि डाइपेप्टाइड बना लिया, ट्राई बना लिया, टेट्रा बना लिया, लेकिन जब हमें बड़े पेप्टाइड यानी कि जब हमें पॉलीपेप्टाइड बनाने, लॉन्ग चेन पॉलीपेप्टाइड जिसमें हमें बहुत सारे एमिनो एसिड्स जोड़ने हैं, तो वो पॉलीपेप्टाइड बनाने के लिए हम ये ऊपर के चारों मेथड यूज़ नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि ये जो ऊपर वाले मेथड हैं ये बहुत टाइम टेकिंग होते हैं, इसमें एक एक अमीनो एसिड वन बाय वन जुड़ता रहता है, तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है, तो बहुत लंबा टाइम लगता है। अब इतना लंबा टाइम हम नहीं दे पा रहे हैं, तो हमें एक छोटा मेथड, मतलब जो
कम टाइम में और बहुत ज़्यादा अच्छी ईल्ड दे दे, हमें एक ऐसा मेथड चाहिए। तो एक तो हमें पॉलीपेप्टाइड बनाने के लिए हमें ये मेथड यूज़ करना है कि जब हमें लॉन्ग चेन पॉलीपेप्टाइड बनाने हो, तो मैरीफील्ड सॉलिड फेज सिंथेसिस हम इसको बोलते हैं। मैरीफील्ड साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो पॉलीपेप्टाइड बनाया था इसकी हेल्प से, वो था राइबोन्यूक्लियेज। उसका नाम है, ये आप नोट कर सकते हैं, राइबोन्यूक्लियेज। और इसमें करीब 124 अमीनो एसिड जो थे इन्होंने जोड़े थे। तो 124 अमीनो एसिड जोड़कर जो पॉलीपेप्टाइड इन्होंने बनाया वो राइबोन्यूक्लियेज है। तो ये जो इस तरह के जो इतने सारे अमीनो एसिड हम जोड़ के बना रहे हैं पॉलीपेप्टाइड, वो हम इन सब मेथड से नहीं बना सकते हैं, तो वो इस मेथड की हेल्प से बना सकते हैं। तो ये मेथड बहुत अच्छा मेथड, बहुत ही एडवांस मेथड माना जाता है। क्यों? एक तो ये बहुत टाइम टेकिंग नहीं है, बहुत कम टाइम में बन जाएगा, और इससे हमें पॉलीपेप्टाइड की बहुत अच्छी ईल्ड मिलती है, यानी बहुत अच्छी क्वांटिटी में हम उसको बना सकते हैं। ठीक है, तो अब इसमें क्या क्या स्टेप हम यूज़ करते हैं? तो सबसे पहले स्टेप 1 है, इसमें क्या करते हैं, अ बेसिक सोल्यूशन ऑफ द एमिनो एसिड इन इथाइल एसीटेट इज शेकन विद द इनसॉल्युबल पॉलीमर एंड अ पॉलीमर बाउंड एमिनो एसिड डेरिवेटिव इज फॉर्म। इसमें हम क्या करेंगे, एमिनो एसिड को सबसे पहले एक पॉलीमर के साथ रिएक्ट कराते हैं। ठीक है, वो पॉलीमर के साथ रिएक्ट कराने से अब देखिए यहाँ पर क्या बनेगा, एक पॉलीमर बाउंड अमीनो एसिड डेरिवेटिव बन जाएगा। वो कैसे बन सकता है? अगर हम बेसिक सोल्यूशन ले अमीनो एसिड का, तो ये मैंने आपको बताया था ज्यूटर आयन जब पढ़ाए थे कि अमीनो एसिड बेसिक सोल्यूशन में एक नेगेटिव आयन की तरह एग्जिस्ट करता है, यानी इसका H+ जो है वो निकला हुआ रहता है। ठीक है, तो ये O- है। ठीक, अब ये क्या करेगा, पॉलीमर हमने ले रखा है यहाँ पर कुछ इस तरीके से, ये मैंने लिखा हुआ नहीं पूरा कंपाउंड क्या है, स्टायरीन का एक्चुअल में होता है कंपाउंड। तो ये पॉलीमर ले लिया हमने, उसमें CH2Cl है। ठीक, ये नेगेटिव चार्ज जो है इस कार्बन पर अटैक, जिस समय ये अटैक करेगा उसी समय ये क्लोराइड आयन जो है बाहर निकल जाएंगे। SN2 मैकेनिज्म होती है इसमें। तो क्या होगा, हमारे पास एक पॉलीमर बाउंड एमिनो एसिड डेरिवेटिव हो जाएगा और ये Cl- निकल जाएगा यहाँ से, और यहाँ पर जो H था ऑलरेडी, H+ आयन भी सोल्यूशन में कहीं ना कहीं, मतलब ये तो खैर सॉलिड फेज सिंथेसिस है, तो ये Cl- जो H+ थे इसके आयन, वो HCl बनाकर यहाँ से निकल जाते हैं। ठीक है, तो ये पॉलीमर बाउंड एमिनो एसिड डेरिवेटिव हम यहाँ पर बना सकते हैं। तो पहले स्टेप में हम ये पॉलीमर से इसको अटैच करा देते हैं एमिनो एसिड को। ठीक है, तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम स्टेप सेकंड में क्या कराते हैं, स्टेप सेकंड में हमने क्या कराएंगे, एक दूसरा एमिनो एसिड जो जिसके साथ हमको इसको जोड़ना है, हमें 2 एमिनो एसिड को जोड़ना है। एक की रिएक्शन तो हमने पॉलीमर से करा दी, दूसरे का जो नाइट्रोजन एंड है उसको हम प्रोटेक्ट करेंगे। तो द एमिनो ग्रुप ऑफ द अदर एमिनो एसिड इज प्रोटेक्टेड बाय द रिएक्शन विद टर्शरी ब्यूटॉक्सी एजिडो फॉर्मेट। तो हम इसमें क्या करते हैं, इस दूसरे एमिनो एसिड के, इसलिए मैंने ये जनरल फॉर्म लिखी है, कोई पर्टिकुलर एमिनो एसिड नहीं लिखा है। पहले वाले में भी इसीलिए हमने इसको R लिख दिया था यहाँ पर, और दूसरे वाले में इसको R-। तो एक जनरल फॉर्म ले रखी है, कोई पर्टिकुलर एमिनो एसिड यहाँ पे नहीं लिखा है। ये है टर्शरी ब्यूटॉक्सी एजिडो फॉर्मेट। तो यहाँ पर भी ये यहाँ से N3 और यहाँ से H हाइड्रोजोइक एसिड निकलेगा, और ये C+O और यहाँ पर बच जाएगा NH, ये आपस में जुड़ जाएंगे, ये हो जाएगा हमारा नाइट्रोजन प्रोटेक्टेड अमीनो एसिड। अब हम स्टेप थर्ड में क्या करेंगे, बस स्टेप थर्ड में क्या करेंगे, ये वाले अमीनो एसिड के और जो हमने पहले पॉलीमर वाला अमीनो एसिड लिया था, इन दोनों को कंडेंस करा देना है आपस में। दिस N protected amino acid is then condensed with the polymer bound amino acid derivative in the presence of dicyclohexyl carbodiimide यानी DCC की प्रेजेंस में हम इन दोनों को, पॉलीमर बाउंडेड को भी और इस N प्रोटेक्टेड अमीनो एसिड को भी, वो मैंने यहाँ लिख दिया, पॉलीमर बाउंडेड यहाँ लिख दिया, DCC की प्रेजेंस में। DCC क्या होता है, डाईसाइक्लोहेक्साइल कार्बोडाइएमाइड। और अगर मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बताऊं, तो स्ट्रक्चर जब हम कह रहे हैं इसको डाईसाइक्लोहेक्साइल, तो हमने 2 साइक्लोहेक्साइल बना लिए यहाँ पर। ठीक है, फिर हम कह रहे हैं कार्बोडाइइमाइड, यानी कार्बन भी जुड़ा हुआ है और डाइइमाइड या नाइट्रोजन भी है, तो ये नाइट्रोजन हो गया, ये डबल बॉन्ड कार्बन, फिर डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, और फिर ये मतलब ये N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N, और इससे ये दोनों रिंग जो है यहाँ पर जुड़ी हुई हैं, तो ये हो जाएगा डाईसाइक्लोहेक्साइल कार्बोडाइइमाइड। ठीक, अच्छा, अब तो इसमें सिर्फ क्या हो रहा है, ये कंडेंसेशन रिएक्शन है, तो वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा, बाकी सब जुड़ जाएगा आपस में। तो यहाँ पर हमने सब जोड़ दिया। और स्टेप फोर्थ में क्या होगा, जो ये कंडेंसेशन प्रोडक्ट है, बस हम इसमें से इस वाले ग्रुप को रिमूव करना है, जो प्रोटेक्टिंग ग्रुप था बस उसको रिमूव करना रहता है।
तो इस ट्रीटेड विद किसके साथ करेंगे हम, ट्राईफ्लोरो एसिटिक एसिड के साथ हम इसकी रिएक्शन करा देंगे। तो ट्राईफ्लोरो एसिटिक एसिड का रिएक्शन कराने से क्या होगा, ये ग्रुप यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ये हमने ट्राईफ्लोरो एसिटिक एसिड लिया और यहाँ पर ये ब्रेकेज हो जाती है, यानी यहाँ पर बॉन्ड जो है वो टूट जाता है, तो ये ग्रुप यहाँ से रिमूव हो जाता है। यहाँ पर NH2 लग गया, ये पॉलीमर बाउंडेड डाईपेप्टाइड हमारे पास बन गया। तो ये तो हमारे पास डाईपेप्टाइड बना। क्योंकि हमें पॉलीपेप्टाइड बनाने हैं तो बस जो ये स्टेप 3 स्टेप 4 है, हम इसको बार बार इसको रिपीट करते रहते हैं। क्या करेंगे हम, जब हमारे पास ये बन जाएगा फिर से हम क्या कराएंगे, एन प्रोटेक्टेड अमीनो एसिड एक और ले लेंगे, फिर DCC की प्रेजेंस में इनका कंडेंसेशन कराएंगे, फिर हम रिमूवल कराएंगे CF3COH से, फिर जो ट्राईपेप्टाइड बनेगा फिर से हम उसमें एन अमीनो एसिड जो हमारा नाइट्रोजन प्रोटेक्टेड अमीनो एसिड है फिर जोड़ेंगे DCC की प्रेजेंस में, फिर CF3COH के साथ इसकी रिएक्शन कराएंगे, प्रोटेक्टिंग ग्रुप को हटाएंगे। तो ये जो स्टेप 3 और स्टेप 4 है इसको हम बार बार रिपीट करते रहते हैं जब तक कि हमें अपनी डिजायर्ड लेंथ का पॉलीपेप्टाइड ना मिल जाए। दिस प्रोसेस कैन बी रिपीटेड बाय एडिंग येट अनदर एन प्रोटेक्टेड अमीनो एसिड फॉलोड बाय कंडेंसेशन इन द प्रेजेंस ऑफ DCC एंड सो ऑन। यही करते रहेंगे, ठीक है। इन दिस वे अ पॉलीमर बाउंड पॉलीपेप्टाइड ऑफ डिजायर्ड लेंथ कैन बी ऑब्टेन। तो हमें काफ़ी लंबी चेन, जैसे कि इन्होंने किया भी था राइबोन्यूक्लियस के केस में 124 अमीनो एसिड इन्होंने जोड़े थे। और स्टेप 5 में क्या करेंगे, जब हमारा ये स्टेप 5 बन जाएगा द डिजायर्ड पॉलीपेप्टाइड इज देन रिमूव्ड फ्रॉम द पॉलीमर। बस इस पॉलीमर से हम इस डाईपेप्टाइड, जैसे हम यहाँ पर डाईपेप्टाइड ले रखा है तो इसको हम रिमूव कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में तो हमारा पॉलीपेप्टाइड बन चुका है। ये तो मैंने दिखाया नहीं है यहाँ पर सारे स्टेप्स बार बार रिपीट करके, पर वो लिख दिया है यहाँ पर, ठीक है। तो एक्चुअल में यहाँ जो पॉलीपेप्टाइड हमारा बना होगा बस उसमें से हम ये पॉलीमर वाला एंड जो है रिमूव कर देंगे, और उसके लिए हम यूज़ करते हैं एनहाइड्रस HF। ये एनहाइड्रस HF भी पेप्टाइड लिंकेज पर कोई इफेक्ट नहीं करता है। तो द क्रूड सिंथेटिक पॉलीपेप्टाइड, क्रूड माने कच्चा, जैसे क्रूड ऑयल होता है कच्चा तेल, तो क्रूड सिंथेटिक पॉलीपेप्टाइड्स दस ऑब्टेन्ड आर प्यूरिफाइड बाय क्रोमेटोग्राफिक मेथड्स। प्यूरिफिकेशन भी इनका बहुत इजी होता है, तो क्रोमेटोग्राफिक मेथड से हम इसको प्यूरिफाई कर सकते हैं। तो HF की प्रेजेंस में क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये बॉन्ड जो है इस तरह से ये टूट जाएगा, यहाँ पर F और यहाँ पर H लग जाता है, तो ये COH हो जाएगा और ये हमारा पॉलीमर जो है फ्लोरीन के साथ मिलके अलग हो जाता है। तो इस तरह से ये जो हमारा यहाँ पर तो सिर्फ डाईपेप्टाइड ही है, लेकिन एक्चुअल में ये पॉलीपेप्टाइड बन चुका है जो मैंने शो नहीं कर रखा है। तो दिस मेथड परमिट्स सिंथेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स कंटेनिंग अ लार्ज नंबर ऑफ एमिनो एसिड रेसिड्यूज। यहाँ पर हम बहुत सारे एमिनो एसिड्स को जोड़ सकते हैं और यही इसकी सबसे बड़ी मेरिट भी है, मतलब जिसको हम कह सकते हैं कि एडवांटेज है इस मेथड की, कि एक तो इस मेथड से हमें हमारे पॉलीपेप्टाइड की बहुत अच्छी यील्ड मिलती है, बहुत कम टाइम में बन जाता है, और उसका प्यूरिफिकेशन मेथड भी बहुत इजी पड़ता है। तो इस तरह से ये था सिंथेसिस ऑफ पेप्टाइड आज के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।